ग्रेट मॉर्निंग भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने है। बेटे आज हम लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 21 कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने आपको बताया कि आज का जो लेक्चर है 7 तक अगर आप कर लेते हो तो मेरा बेसिक फाउंडेशन का एक मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। फिर लेक्चर नंबर 8 से आप थोड़ी सी खुली छूट है आपको, आप कहीं से भी क्वेश्चन करने शुरू करते हैं, काफ़ी हद तक होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आपने और भी एक दो लेक्चर्स करने के बाद बी या कहीं और से किया तो फिर तो ज़्यादा खुशी मिलेगी मेरे को। लेकिन चैप्टर नंबर 21 और 22 में ये जो मैं लेक्चर्स करा रहा हूँ बड़े प्यार से, ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि लास्ट है तो जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। बेटे आपने मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को देखा होगा, तो आइए इन्हीं बातों के साथ लेक्चर नंबर 7 कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन IFRS 10 की बातें करेंगे। मैंने बेटे कंसोलिडेटेड की जगह कंबाइंड लिख दिया और SOFP का भी स्पेलिंग गलत लिख दिया। बेटे SFOP नहीं है, SOFP। ठीक है जी। बेटे मैं आज एक ऐसी बात आपसे कराने जा रहा हूं जो मैं बता चुका हूं, स्टिल मैं चाहता हूं कि आप एक बार दोबारा से इस पेज को, इसमें 5-6 बातें जो लिखी हैं आप उनको लिख लें। उनका नाम मैंने डाला है पॉइंट्स टू रिमेंबर। कुछ बातें दिमाग में रखनी पड़ेंगी और रटनी नहीं है, लर्न नहीं करनी। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे वो बातें आपके मन में बसती जाएंगी। इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है, रटना नहीं है, लॉजिकली समझना है। आइए पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है बेटे, whenever you want to do consolidated balance sheet or profit and loss account, you have to prepare a group structure, and for that I have suggested you that please prepare a timeline. Within that, beginning of the year and the end of the year, date of acquisition, percentage of holding, consideration paid और retained earnings as on that, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है उसको बेटे पहले वर्किंग नोट में सजाकर दिखा दो। उसके लिए आपका क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं जब मैं आपके साथ क्वेश्चन कर रहा होता हूं तो 60% टाइम मैं क्वेश्चन पढ़ने में लगाता हूं, फिर 30-40% में हमारा क्वेश्चन, वर्किंग नोट सब हो जाता है। तो आपको पढ़ने में यू हैव टू गिव मोर टाइम, यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली, यू हैव टू सी द अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट इज गिवन इन दैट स्टैंडअलोन बैलेंस शीट्स। तो पहला स्टेप आप सब लिख लें। फर्स्ट पॉइंट विच इज टू रिमेंबर इज दैट यू हैव टू प्रिपेयर द टाइमलाइन। सेकंड स्टेप इज, और यू हैव टू, स्टेप नंबर 2 इज, और द पॉइंट नंबर 2 इज कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी। मैंने आपको बताया वी आर फॉलोइंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग, मार्केट वैल्यू, व्हाट इज द फेयर मार्केट वैल्यू, एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर द नेट एसेट। इट मींस वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। एक्चुअली में हम नेट वर्थ निकालना चाहते हैं बेटे उस कंपनी की, उसकी नेट वर्थ निकालना चाहते हैं। दैट हाउ मच इज द नेट वर्थ बाय एडिंग एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, नेट वर्थ कैलकुलेट करना चाहते हैं। जब हम नेटवर्थ निकाल लेंगे तो 2 दिन निकालिए नेटवर्थ, एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन एंड एज ऑन रिपोर्टिंग डेट। ठीक है जी, बिकॉज गुडविल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द एक्विजिशन डेट एंड वी कैलकुलेट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट बिकॉज वी हैव टू रिपोर्ट एज ऑन दैट डेट। ये भी याद नहीं करना, भी समझ आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पहली बात, कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी, नेट एसेट्स वैल्यू ऑन, मैंने लिखा डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग। जिस दिन रिपोर्ट बना रहे हैं उस दिन, और जिस दिन एक्वायर किए उस दिन आपको बनाना है। कैलकुलेट गुडविल बेटे, when I have calculated fair value adjustment, when I have calculated the fair value of the net assets as per equity approach, I will not be doing non-current assets plus current asset minus current liability. That will be a lengthy process. I will be rather adding equity share capital, I will be adding share premium, I will be adding retained earnings, I will be adding revaluation surplus, plus I will be doing fair value adjustments. उससे सीधे हो जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद कैलकुलेट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, calculate group retained earnings. I have told you in the last illustration number 1 that how we can calculate group retained earnings. इसमें 2 चीजें आती हैं, P लिमिटेड की अपनी रिटेन्ड अर्निंग प्लस P लिमिटेड का हिस्सा, उसका शेयर किसमें, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी। पोस्ट एक्विजिशन किसको बोलते हैं, दोज प्रॉफिट्स विच आर अर्न्ड बाय सब्सिडरी कंपनी आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन के बाद जो प्रॉफिट्स अर्न करते हैं उसको पोस्ट बोलते हैं, एक्विजिशन से पहले जो प्रॉफिट सब्सिडरी अर्न करते हैं उसको प्री बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग में हम पोस्ट की बात कर रहे हैं।
बिकॉज रिटेन अर्निंग्स रेवेन्यू नेचर की है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स भी रेवेन्यू नेचर के हैं, तो रेवेन्यू हम ऐड कर देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहा हूं जो आप ही की कैप्लन में दिया हुआ है। बट एक क्वेश्चन करेंगे और यकीन मानिए 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक करेंगे और 5 होंगे आपके कैप्लन में। उसी एक क्वेश्चन को इलस्ट्रेशन नंबर 2, टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 5 के रूप में छोटे छोटे पार्ट्स दिए। मैंने वो सारे पार्ट्स आपको लॉजिकली पहले 5-6 लेक्चर्स में समझा भी दिए। तो हम आज एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे, एक करने से 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, बट व्हाट दे डिड, दे हैव प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चन दैट कैलकुलेट गुडविल, नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट रिटेन अर्निंग्स, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो बेटे हम एक ही साथ करेंगे, सब कुछ करेंगे, हम तो पता है वी आर सक्षम इनफ, वी आर कैपेबल इनफ दैट वी कैन डू इट। तो आप जल्दी से कैप्लन बाहर निकाल लीजिए और आज के इस लेक्चर में मेरे से आप बड़ी सारी बातें नई सीखेंगे। नहीं क्या, हम तो प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं। आइए जी, मैं भूपेश आनंद आप ही के साथ आज आगे चल रहा हूं और मैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ गया हूं। बेटा ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2, फिर हम टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग 1 करेंगे, वो इसी के ऊपर है, आप देख लीजिए। इसके सोल्यूशन नहीं देखेंगे, टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग वही है क्वेश्चन। वो खाली कहेगा जी गुडविल बताओ, फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 3 है यूजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर डी ग्रुप। इलस्ट्रेशन 2 का इंफॉर्मेशन यूज करके वो कहता है जी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, वो कहेगा जी यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ डी ग्रुप ऑफ इलस्ट्रेशन 2 कैलकुलेट द ग्रुप रिटेन अर्निंग्स। हमारे डिफरेंट वर्किंग नोट्स हैं और इनके अलग अलग क्वेश्चंस हैं यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलस्ट्रेशन 2। इट मीन्स ये इलस्ट्रेशंस हम सारी डिस्कस कर लेंगे और बेटे बिल्कुल आराम से चलेंगे, मुश्किल नहीं है, आराम से हम ये सफ़र काट देंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिंसेरिटी से मेरे साथ क्वेश्चंस करें तो आप इजीली आज के लेक्चर को प्रॉपर्ली समझ भी पाएंगे और क्वेश्चंस हो भी जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद कैप्लन आपको चाहता हूं ओपन कर लें। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हाँ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। In order to illustrate the various workings involved in a consolidated statement of financial position, वो कहता है बड़ी सारी वर्किंग्स होती हैं जो consolidated balance sheet में, we will use the example of D group, ठीक है, and performing which calculations in turn and finally compiling। और उसके बाद वो कहता है जी हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे consolidated balance sheet। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप बताइए, उसके बाद क्या करने वाले हैं, नॉन करंट एसेट्स, वो कह रहे हैं जी द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ डी एंड जे, ठीक है। इट मींस डी कंपनी, डी ग्रुप है और ये जे है, डी ग्रुप एंड जे, ओके। इट मींस दिस इज होल्डिंग कंपनी एंड दिस इज सब्सिडरी कंपनी। डेट तारीख है 31 दिसंबर 2008। आपको बैलेंस शीट्स दी हुई हैं 31 दिसंबर 2008 की। अभी ये नहीं बताया कि कब शेयर्स एक्वायर किए, वो देख लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स को मैं अंडरलाइन कर देता हूं जी। प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डी के हैं 85, जे के हैं 18। इन्वेस्टमेंट्स, वो कहते हैं जी वो शेयर्स खरीदे ना डी ने जे में, तो यहां से पता चला कि डी कंपनी इज द पेरेंट कंपनी एंड जे कंपनी इज द सब्सिडियरी कंपनी। बट वी हैव टू सी दैट हाउ मच इज द वोटिंग पावर, हाउ मच इज द कंट्रोलिंग पावर, विच हाउ मेनी शेयर्स आर बीइंग हेल्ड बाय डी in J, then only, as per IFRS 10, if all those 3 criteria are being met, we can say that this company is a parent company। ठीक है, देख लेते हैं। करंट एसेट्स, इक्विटी शेयर्स 1 रुपए के हैं और बेटे 20,000 शेयर्स हैं। अब आप ये बताइए 20,000 शेयर्स हैं। शेयर प्रीमियम ओके 3510, रिटेन अर्निंग 7025, ठीक है सर। करंट लायबिलिटीज गिवन है, नॉन करंट नहीं गिवन है। डी एक्वायर्ड, देखिए इसने बता भी दिया, डी एक्वायर्ड 80% ऑन 1 जनवरी 2008।
मुश्किल नहीं है, मेरे साथ साथ रहना, हाथ छोड़ना मत बस। डी एक्वायर्ड, डी का मतलब एक कंपनी है डी, उसने 80% शेयर्स, बेटे 20,000 शेयर्स है, क्योंकि 1 रुपये का एक शेयर है, तो बेटे सब्सिडरी कंपनी जे कंपनी के 20,000 शेयर ही तो होंगे, तभी तो आएगा 20,000। इस 20,000 में से 80%, 16,000 शेयर्स इसने ले लिए। इसका मतलब अभी भी बाहर वालों के पास, माइनॉरिटीज के पास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बेटे अभी भी 4,000 शेयर्स का है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, आगे चलो आप। एट दिस डेट जेज रिटेन्ड अर्निंग, एट दिस डेट, दिस का मतलब क्या होता है बेटा, वो जिसकी बात कर रहा है, भी सेंटेंस खत्म थोड़ी हुआ है, वो कह रहा था 1 तारीख को शेयर्स लिए गए और इस दिन मतलब 1 तारीख को रिटेन्ड अर्निंग 20,000 रुपए की आ रही है। अगर आप 31 दिसंबर 2008 की देखें तो 25,000 की है, और 1 जनवरी की देखें तो 20,000 रुपए की है। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, पहले 20,000 की है और फिर 25 की है, 20 और 25। ऑन दिस डेट, ऑन दिस डेट, अब दोबारा से उसी डेट की बात कर रहा है, अभी उसने सेंटेंस उसी डेट की बात करता आ रहा है। ऑन दिस डेट का मतलब क्या, 1 जनवरी 2008, द फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ 20% नॉन कंट्रोलिंग इन शेयर होल्डर्स इन जे वॉज 12,500। अब ये नई चीज दी है इसने, मैंने कहा इट इज अ केस ऑफ partially owned subsidiary, 40% shares, 20% shares are being held by 20% shares are being held by minority, and 80% shares are being held by holding company, because it is more than 50%, so it is a case of parent and subsidiary। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई साहब, मैं 1 मिनट रुकता हूं, आप आराम से पढ़ लीजिए, फिर हम धीरे धीरे चलेंगे साथ साथ। अब इसने कहा है खाली गुडविल, हम सारा क्वेश्चन एक साथ करेंगे। अब आप कैपेबल हैं, यू कैन डू फुल क्वेश्चन एट वन स्ट्रेच, गो। बोलो जी, समझ आ रही है बात? अब मैंने अपनी हार्ड कॉपी अपने सामने रखी है। अच्छा, सोल्यूशन तो है ही, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, इस किताब में भी छपा हुआ। बट पॉइंट इज, हम सोल्यूशन से क्या समझ लेंगे, हम प्रोसेस नहीं समझ पाएंगे, वे ऑफ वर्किंग नहीं समझ पाएंगे। तो बेटे मेरे को आपको रास्ता बताना है, किस रास्ते से गुजर के आपको जाना है। तो जब तक आप मेरे साथ साथ नहीं चलेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ रहें, इसीलिए मैं अपनी राइटिंग मोड में आ गया, और राइटिंग मोड में मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। ऊपर लिखा वर्किंग नोट्स, और उससे पहले भी मैं तो चाहता हूं कि हम सब लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लें, और एक स्टेटमेंट कंबाइंड बैलेंस शीट को बनाना है तो उसको एक बार लाइंस ड्रॉ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा बेटे। आइए हम सब 2 शीट्स में, मैं 2 शीट देता हूँ, आपके पास पेज बड़ा है तो आप एक भी शीट में कर सकते हैं, कोई ऐसा टेंशन वाली बात है नहीं। हम सभी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी बना रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ। एटलीस्ट फॉर्मेट तो बना के रख ही रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट ये फॉर्मेट से हमें काफ़ी मदद भी मिलने वाली है और एक रूपरेखा बन जाती है बेटे। लो जी, मैंने ये सब लिख दिया, मैंने यहाँ पे एसेट्स भी लिख दिए और हेडिंग भी लिख दी, कंसोलिडेटेड SFOP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ डी ग्रुप। बेटे डी ग्रुप की है, कब बना रहे हैं, 31 दिसंबर 2008। फिगर्स डॉलर्स में है, बिल्कुल ठीक है। यहां मैंने लिख दिया नॉन करेंट एसेट्स, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे जी। फिर मैंने लिख दिया करेंट एसेट्स, पहले लिखा नॉन करेंट एसेट्स और फिर लिखा करेंट एसेट्स। मैं आ गया नेक्स्ट शीट में और हेडिंग लिख दी मैंने इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और यहां पर लिख दिया जी मैंने इक्विटी, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी, और यहां लिख दिया जी मैंने
नॉन करंट लायबिलिटीज अभी तक मुझे नहीं पता कि है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन से देख लिया था मैंने, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में तो नहीं है, स्टिल हम बना देंगे, ज़्यादा होगा तो डैश कर देंगे, उसमें क्या हो गया। फिर हमने बना दिया जी करंट लायबिलिटीज। बिल्कुल आराम से चलना है, मेरे साथ चलना है, अगर मेरी थॉट प्रोसेस से चलेंगे तो ये क्वेश्चन अगले 5 मिनट में हो जाएगा। मैं आ गया वर्किंग नोट नंबर 1, डी ग्रुप has acquired 80% holding in J, that is 80% of 20,000 शेयर्स। ये मैं बता चुका हूँ 20,000 शेयर्स कैसे आए, ₹1 का शेयर है तो 20,000 शेयर्स ही हो गए, दैट इज 16,000 शेयर्स। लो जी, मैं आ गया जी वर्किंग नोट नंबर 2 में। इसकी वैसे वर्किंग नोट 1 की बनाने की जरूरत भी नहीं थी, कोई बात नहीं, मैं आ गया सेकंड में। टाइमलाइन बना रहे हैं जी ग्रुप स्ट्रक्चर बनाने के लिए कि व्हाट इज अ ग्रुप स्ट्रक्चर, सो आई एम यूजिंग द हेल्प ऑफ टाइमलाइन। फर्स्ट इज 1 जनवरी 2008 एंड दिस इज 31 दिसंबर 2008। आराम से चलना है जी। $80% शेयर्स इस दिन लिए थे, इसका मतलब ऑल द प्रॉफिट्स अप टू दिस डेट आर प्री, और उसके बाद जितने भी होंगे पोस्ट होंगे, ठीक है। दूसरी बात वो कह रहा है द रिटेन्ड अर्निंग एज ऑन दिस डेट, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ जे एज ऑन दिस डेट इज 20,000, ठीक है सर। तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहे हैं हम। वर्किंग नोट नंबर 3 में आ गया जी, वर्किंग नोट नंबर 3, और यहां पे लिख दिया मैंने फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, बिकॉज हम फेयर वैल्यू अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं और मैं लाइव आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूं। फेयर वैल्यू 2 दिन की निकालनी होती है, एक तो डेट ऑफ एक्विजिशन की और एक निकालनी होती है बेटे डेट ऑफ रिपोर्टिंग की। तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ कर दी और मैंने यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर दी, आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मैंने यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ लिख दिया डेट ऑफ एक्विजिशन है बेटा 1 जनवरी 2008 और रिपोर्टिंग डेट है बेटा 31 दिसंबर 2008। और मुझे मालूम है कि इसमें क्या क्या आइटम्स आती हैं बेटे, गिनी चुनी, जो मेरे को पता है वो तो मैं पहले लिख ही देता हूँ, बिकॉज आई एम फॉलोइंग शेयर कैपिटल के इक्विटी अप्रोच। मैं नेट एसेट्स निकालना चाह रहा हूँ, बट मैं एसेट रूट से नहीं जा रहा, मैं शेयर कैपिटल के रूट से जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया शेयर प्रीमियम, फिर मैंने लिखा सर रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, फिर मैं लिख रहा हूँ रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन सरप्लस, और लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था देख लेते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस पूरा लिख दीजिए। अगर कुछ गिवन होगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ किसी एसेट की वैल्यू ऊपर नीचे हुई है तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। लो सर, लो जी लो। अच्छा, बैलेंस शीट जो आपको दी हुई है दैट इज ऑफ 31 दिसंबर 2008। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो सीधी वहीं से देख के लिख सकते हैं, मेरे सामने क्वेश्चन है मैं वहीं से देख के लिख रहा हूं 20,000, शेयर प्रीमियम 10,000, रिटेन्ड अर्निंग 25,000 और रीवैल्यूएशन सरप्लस तो बेटा दिया ही नहीं हुआ और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है, वो तो मैंने फॉर्मूला बनाना था इसलिए लिख दिया। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी आपको कि शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का अमाउंट बैलेंस सेम रहता है एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग इफ नो न्यू शेयर्स आर बीइंग इशूड। तो मैं 20,000 यहाँ भी सेम के सेम दिखा रहा हूँ और 10,000 यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, और रिटेन्ड अर्निंग मुझे बताई गई है कि दैट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 20,000 है, तो मैंने यहाँ 20,000 दिखा दिया। Because there can be increase because in 12 months they have earned this much amount of profits. Okay, my dear friends. So let's start totaling it. आप सब मेरे साथ साथ कर रहे हैं 20 जमा 10 30 जमा 20 50। तो बेटे ये 50,000 लिख दिया। कुछ बेवकूफ बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि सोल्यूशन है बेटा, द वे विच आई एम डूइंग दैट वे इज नॉट इन कैपलान नॉर इन बीबीबी। तो कैसे करोगे आप बताओ? 30 वो 20 50 55, ये आ गया बेटा 55। इन दोनों का डिफरेंस देखें जी 5,000 है। अब एक चीज बताइए बेटे, ये 5,000 जो है इसका नाम है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। वैसे असूल के हिसाब से तो मिलना चाहिए शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ऐसे
जो डी ग्रुप के पास है वो 80% है, तो 4000 तो डी ग्रुप को मिलना चाहिए और 1000 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का होना चाहिए। 20% है। आराम से बैठे, पहले ये वर्किंग नोट देख लो, बिकॉज ये वर्किंग नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हम धीरे धीरे कर लेंगे। So I am preparing a working note specifically for you and I am doing fair value adjustments as per which I want to calculate the value of net assets. मैंने 2 दिन की वैल्यू निकाल ली। I am following equity approach। अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है, मैं स्पीड तेज भी चल रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा है फिर भी, ठीक है जी। मैंने ये किया, फिर 5000 का डिफरेंस निकाल लिया, फिर 4000 1000 कर दिया। यहाँ तक आपको सबको समझ आ चुका है। मैं भूपेश आनंद अब आपके सामने हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात को ध्यान से सुने। देखिए जी, आपको यहां पर एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है, दैट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्वेश्चन देख लीजिए आप, दैट इज 20%, क्योंकि उनके पास होल्डिंग ही 20% है। ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू, वो कहता है जी ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑन डेट of acquisition, that is 1st January 2008। चेक करो, 1 जनवरी 2008 को 20% के हिसाब से उसकी फेयर वैल्यू $12,500 दी हुई है। क्या मतलब हुआ? वैसे अगर ये नहीं दिया होता तो आप कैसे करते? जैसे ये 50,000 है ना, 50,000 का अगर आप 20% निकालें, 50,000 का 20% कैलकुलेट करें तो 10,000। इसका मतलब ये 50,000 के जो एसेट्स हैं इसमें 40,000 का हक डी ग्रुप का है और 20% 10,000 का हक किसका है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का। ठीक, बट क्वेश्चन खुद कह रहा है दैट दिस मच इज द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। अब एक सवाल है कि या तो हम थप्पड़ मारे उसको क्वेश्चन को कि तू बेवकूफ है, 50,000 का 20% निकालें तो 12,500 तो आता नहीं, 10,000 आता है, बट क्वेश्चन कह रहा है जी 12,500 लेके चलो। अब आपको क्या लगता है ये जो 12,500 रुपए है इसमें 10,000 तो है ही, बट 2,500 कैन बी एनीथिंग हिडन, यू नो, कंट्रोलिंग देने के। मैं इसमें क्वेश्चन नहीं करूंगा कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट व्हाई इट इज नॉट मैचिंग विद द नॉन कंट्रोलिंग परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इफ आई यूज ऑन नेट एसेट्स एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। आई विल नॉट क्वेश्चन इट। यार आप ये बताओ, आपको एक चीज दी हुई है, आप उसी को फॉलो करो। 12,500 वो कह रहा है कि जिस दिन शेयर्स एक्वायर हुए थे, मतलब 1 जनवरी 2008 को शेयर्स एक्वायर हुए थे, बिल्कुल ठीक है। किसने एक्वायर किए थे? डी ग्रुप ने एक्वायर किए थे और 80% एक्वायर किए थे और 20% आपके पास थे। तो आपके पास मतलब नॉन माइनॉरिटी के पास थे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के पास थे। वो कहता है जी इसकी वैल्यू 12,500 है इस दिन। यार ऐसे पंगा मत लो आप कि भाई नहीं 10,000 होगी, फिर तो क्वेश्चन निकला तो जाएगा। आई रिपीट, इफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट as on date of acquisition the value has been given by the examiner in the question, so we will assume that it must be composite of some other hidden assets which are not specified in the question. Let it be goodwill, let it be anything. So we will take into account that non-controlling interest. We will not then calculate 20% of 50,000, that is 10,000. But my dear friends, एक बात और सुनिएगा, आप अपनी बैलेंस शीट इस दिन बना रहे हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज बीइंग प्रिपेयर्ड एज ऑन 31 दिसंबर 2008 और ये जो वैल्यू दी हुई है ये आपको इस दिन की दी है। बेटे जब आप इस दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आपको वैल्यू किस दिन की चाहिए? यू रिक्वायर वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2008 ओनली। तो बेटे इसमें हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि जे लिमिटेड ने, सब्सिडरी ने इस 12 महीने में कुछ कमाई भी की होगी। Now this is the value as on date of acquisition. So the profits which are being earned by subsidiary, that is J company in this question, out of that total profits, some share also belongs to non-controlling interest and that has to be added. Then only I can calculate that this is the balance of non-controlling interest as on the date of reporting.
गेटिंग पॉइंट। तो देखिए जी, ये 5,000 के प्रॉफिट्स उसने कंपनी ने 12 महीने में कमाए, 5,000 के प्रॉफिट्स 12 महीने में अर्न किए, और इस 5,000 में से 80%, 4,000 तो डी ग्रुप के होल्डिंग कंपनी के, और उस 5,000 में से 20% निकाले तो 1,000 किसका है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का है, माइनॉरिटी का है, जो इसमें अभी ऐड नहीं हुआ। बेटे ये तो इस दिन का दिया हुआ ना, 1 जनवरी 2008 की वैल्यू दी हुई है ये तो, और हमें निकालनी है, अगर निकालनी है तो 31 दिसंबर 2008 का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट चाहिए, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एज ऑन दिस। तो बेटे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में 2 बातें हमें ऐड रखनी है। क्या? एक, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर इन द नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. If it is given, I will take that only. If it is not given, then I can calculate 20% of 50,000. वो तो हम निकाल सकते हैं. Plus the profits which are being added after date of acquisition up to reporting date. बेटे उसमें भी तो हक है ना, ये भी तो मालिक है ना. माना इनके पास 20% शेयर्स है, still they are the owners. So out of that 5,000, 20% of 5,000, that is 1,000, still belongs to them. तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में आप कैसे निकालेंगे, मैं उसी को निकाल के दिखा रहा हूं. सबसे पहले आइए वर्किंग नोट नंबर 3, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर इन नेट एसेट्स as on date of acquisition, that is 1 January 2008. if it is given, generally आपके लेवल पे दिया होगा, वैसे हम इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो दिया हुआ है आप उसको ले लें, आप ज़्यादा पंगेबाजी ना करें. फिर लिखें जी एड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर, दैट इज 20% in post acquisition profits. It means those profits which are being earned by subsidiary after acquiring the shares. बेटे इस क्वेश्चन में $5,000 हैं, उसका 20% निकालें तो $1,000 आएगा. टोटल आ गया जी $13,500 आराम से. बेटे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट भी कर दिया एज पर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग, एंड दैट कम्स टू 13,500. वेरी 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 ट्रू. मैं नेक्स्ट वर्किंग नोट में आ गया. सर अब क्या निकालेंगे? बेटे अब गुडविल निकालना है, और क्या क्वेश्चन खत्म होने वाला है? सर क्वेश्चन खत्म होने वाला है. हाँ बेटे आपने सब कुछ कर दिया. भटूरे तलने में कितना समय लगता है? कढ़ाई में तो डालने, घी भी गर्म कर दिया मैंने, तो ज्यादा समय तो बाकी सब चीजों को इकट्ठा करने में लगता है. तो यहां लिखिए जी गुडविल. गुडविल का मतलब क्या सर, एक बार और समझा दो. मैंने कहा था ना, जो पोटली आपने ली, उस पोटली की वैल्यू, उस पोटली को आपने $60,000 में लिया, तो आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो पोटली को पोटली जैसा थोड़ी दिखाना है, इसमें नेट एसेट्स और लायबिलिटीज देखनी है. लेकिन हम फुल कंसोलिडेशन फॉलो करेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कंसीडरेशन, कंसीडरेशन, कंसीडरेशन पेड. कौन पे कर रहा है बेटे? डी. किसको? बेटे शेयर होल्डर्स को, जे में. और क्या, वैसे जी को तो नहीं दे रहे, वो शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं. मैंने लिख दिया क्योंकि शेयर्स जी के हैं, जे के हैं, इसलिए मैंने लिख दिया लूजली जे. आप बात समझ चुके हैं. मैंने यहाँ 60,000 लिख दिया. बेटे एक ही कंसिडरेशन है, कैश की. काइंड में तो दिया ही नहीं हुआ. शेयर्स कुछ भी नहीं दिए, शेयर्स दे ही नहीं रहे, खाली कैश दे रहे हैं, तो मैंने कैश लिख दिया. प्लस क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है गुडविल कौन सी डेट को निकाली जाती है? बेटे गुडविल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन. मैंने जिस दिन शेयर्स खरीदे थे, जिस दिन ये पेन खरीदा, मैंने 50,000 का पेन खरीदा, तो मैं जिस दिन खरीदा उस दिन देखूंगा कि मैंने ज्यादा दिया या कम दिए. मान लेते हैं उस दिन इसकी कीमत 40,000 थी, मैंने 50,000 दिए, तो मैंने 10,000 ज्यादा दिए क्योंकि कैटरीना कैफ ने इसको टच किया हुआ था. अच्छा, कुछ दिनों के बाद इसकी कीमत 70,000 हो गई, तो मैं क्या ये थोड़ी कहूंगा कि मैंने फिर 50,000 दिए थे तो मैंने कम दिए? नहीं.
आई विल ऑलवेज कैलकुलेट गुडविल एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस दिन आप आलू खरीद के लाए बाजार से, उस दिन आलू का बाजार में रेट क्या था, आपने महंगे खरीदे या सस्ते खरीदे, उसी दिन कैलकुलेट होगा। कुछ दिनों के बाद तो वैसे ही आलू का रेट ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर आप ये थोड़ी कहोगे जी मैंने सस्ते खरीदे। नहीं, आपने जिस दिन आलू खरीदे, द डे एज ऑन विच यू हैव परचेज द इन्वेस्टमेंट, वी विल कैलकुलेट गुडविल एज ऑन दैट डेट ओनली। इट मीन्स वी विल ऑलवेज कैलकुलेट गुडविल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो डेट ऑफ एक्विजिशन में 60,000 रुपये दिए मैंने, ठीक है जी, प्लस फुल कंसोलिडेशन है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। एक बच्चा तो घबरा गया, उसने कहा पता नहीं क्या लिखता जा रहा है मास्टर, बेटे आपको आज तक समझ ही नहीं आया। मैंने जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यहाँ पे निकाला है, ये कौन सी डेट का है बेटे? दिस इज एज ऑन रिपोर्टिंग डेट, एज ऑन रिपोर्टिंग, हाँ, एज ऑन 31 दिसंबर 2008 पे निकाला आपने ये 13,500। क्यों? क्योंकि आपने 12 महीने के प्रॉफिट्स ऐड भी तो कर दिए, आपने 12 महीने के 5,000 का शेयर ऐड भी तो कर दिया। इसका मतलब हम एक्विजिशन के देखें तो बेटे 12,500 है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट विच इज गिवन टू यू, जिसको आपने क्वेश्चन भी नहीं किया। तो आप जब यहाँ गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो बताइए, गुडविल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, सो वी शुड कैलकुलेट, वी शुड ऐड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एज पर फुल कंसोलिडेशन। हम मेथड तो फुल कंसोलिडेशन ही कर रहे हैं। तो बेटे मैंने 12,500 लिख दिया और यहां लिख दिया लेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एज ऑन 1 जनवरी 2008, दैट इज डेट ऑफ एक्विजिशन। मैंने कहा ना हम सब कुछ करेंगे किस दिन के लिए? एक्विजिशन के लिए। क्यों? क्योंकि हम जो गुडविल या जो निकाल रहे हैं वो उसी दिन का निकाल रहे हैं। तो बेटे आप बताओ जी, उस दिन कितनी वैल्यू थी? 50,000। तो मैं आ गया सर 50,000 मैंने यहां पे लिख दिया, इसको माइनस करेंगे, फुल कंसोलिडेशन फॉलो कर रहे हैं, आप बात समझ पा रहे हैं। मैं आ गया जी 60,000 प्लस 12,500 माइनस 50,000 इज इक्वल टू, बोलो जी, 22,500। मैं रुक चुका हूं सर। आप रुक चुके हो? हाँ मैं रुक चुका हूं। गुडविल, लो जी, गुडविल 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 गुड जमा विल 22,500, बिल्कुल आंसर हमारा सेम आ रहा है। और मैं आगे चल रहा हूं इसी खुशी के साथ, वर्किंग नोट नंबर 5 बनाने जा रहा हूं। और वर्किंग नोट नंबर 5 में कोई बच्चा है माई का लाल जो मुझे बता दे मैं क्या प्रिपेयर करूंगा? आई विल बी प्रिपेयरिंग, आई विल बी कैलकुलेटिंग ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। मैं ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स निकालने वाला हूं। इसमें डी की अपनी प्लस जो उसको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का शेयर मिलेगा जे का। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डी रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा, ये कौन से दिन निकाले जाते हैं? जिस दिन हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं। कब बना रहे हैं? 31 दिसंबर 2008 को। मतलब रिपोर्टिंग डेट में हम ये देख रहे हैं कि उसको कितनी चाहिए, रिपोर्टिंग डेट में हम देख रहे हैं। तो यहां पे लिख दीजिए ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। डी रिटेन्ड अर्निंग्स आप अपनी बुक में देखिए, मैं अपनी बुक में देख रहा हूं 70,000 दिए हुए प्लस डी ग्रुप शेयर। देखो मैं लिखता क्या आ रहा हूं, इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ जे। वो निकाल चुके हैं आप वैसे। 80% 5,000 का आपने जब फेयर वैल्यू निकाला था, मैंने तभी निकाल के दिखा दिया था 4,000। लो जी, तो आप अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में यू विल बी शोइंग इट एज $74,000। ये कौन सी डेट को आ गया बेटे? 31 दिसंबर 2008 को। मैं रुक चुका हूं जी, आप पहले आराम से यहां तक देख लीजिए। मैंने वैसे क्वेश्चन की जान निकाल दी है, अब कुछ बचा नहीं इसमें, मरा हुआ है ये। अब बस डायरेक्टली बैलेंस शीट बनानी और चैप्टर क्लोज है। 5 क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए भाई साहब। आप देख लीजिए,
अलग अलग चीज़ें उन्होंने पूछी हैं अलग अलग वे में। 74,000 में इलस्ट्रेशन 4 तक आ चुका हूँ। अब मैं आ रहा हूँ सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 5 में, और मैं आपके लिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दूंगा। मतलब 5 इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 5 मैंने कंप्लीट कर दी। एक बात और कहना चाहूंगा कि आप जब भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना चाहें तो आपने क्या करना है, अपने सामने क्वेश्चन को दोबारा रख लेना है। बस वो क्वेश्चन खुद बताएगा क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। मैं आपके लिए ये रब कर रहा हूं सो दैट कि आपका ध्यान इसमें ना जाए, अब मैं जो बोल रहा हूं उसमें जाए। ठीक है जी, तो आराम से चलना है। हम एक एक चीज को देखेंगे। मैंने बस एक बात बोली है कि जब आप whenever you want to prepare a consolidated balance sheet, you should firstly see, you should start with standalone balance sheets, and that standalone balance sheet will itself tell you that what should be done now, what should be done now, and what should be done now, and you have already done that. Just you have to combine it, and you have to be happy, be jolly, and be cheerful. तो मैं क्या करूंगा, प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 50 से जमा 18 अभी ऐड कर दूंगा, क्योंकि फिर बार बार मैं चेंज शीट नहीं करूंगा। अभी पहले यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, फिर सीधा अपनी शीट में आ जाऊंगा। हाँ सर, ये बात ठीक है। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट्स ये 60,000 तो मैं दिखाऊंगा ही नहीं, बिकॉज यही पोर्टली तो मैंने खोलनी थी, और उस पोर्टली को मैंने खोल दिया, और उस पोर्टली की जगह मैंने एसेट्स और लायबिलिटीज दिखा देने हैं। ठीक है ना, करंट एसेट्स ये दोनों ऐड कर दूंगा। बेटा मैंने कहा ना, इक्विटी जे का शेयर प्रीमियम जे का हाथ भी नहीं लगाएंगे, हमने नहीं देखना। हम तो एसेट पोर्टली खोल रहे हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज, और इस 25,000 का जुगाड़ा मैं वैसे ही फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स में कर चुका हूं। ठीक है जी, करंट लायबिलिटीज ऐड कर देंगे, एक 3547, और गुडविल और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लिख देंगे। आप उसके बाद मजे करेंगे। आइए हम सब दाल हाथों में हाथ एक बार जल्दी से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आ जाएं जो हमने बनाया था। ठीक है जी, तो मैं अब हार्ड कॉपी से चल रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार शिफ्ट नहीं कर रहा, चेंज नहीं कर रहा। तो आप भी मेरे साथ साथ रहें, मैं भी आपके साथ साथ हूं। मैंने सबसे पहले पढ़ा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है जी, 85,000 प्लस 18,000, 8 और 5 13, हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10। लो जी, 1,03,000। इन्वेस्टमेंट तो मैं दिखाऊंगा ही नहीं, मैं छोड़ दिया मैंने इन्वेस्टमेंट। बट हाँ, उस इन्वेस्टमेंट की वजह से मुझे गुडविल आ गई, मुझे ज़्यादा पैसे मैंने दिए। और गुडविल आपने कितनी कैलकुलेट की थी, कोई बच्चा बता सकता है? ये आया था बेटा 22,500, 22,500, 22,500 I have to write down as goodwill. Now I will show it my non-current assets because it is intangible non-current asset. Now again I am coming to current assets, 1,60,000 plus 84. $2,44,000 बेटे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया 2,44,000, और मैं टोटल कर रहा हूँ एसेट साइड का। आप भी करें, मैं भी करूँगा, सब करेंगे। कैलकुलेटर से करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा बेटे। 1,03,000 प्लस 22,500 प्लस 2,44,000, that comes to 36 lakhs, 3,69,500, 3,69,500। चलिए जी, मैं आगे दोबारा से अपनी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में इक्विटी लिख रहा हूं। आई विल ओनली राइट डाउन द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ डी ग्रुप, दैट इज 65,000. Then I will write down share premium, securities premium of D group, that is 35,000. मैं आ गया जी रिटेन्ड अर्निंग्स में। रिटेन्ड अर्निंग्स मैंने आपको बता ही दिया था, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ डी प्लस रिटेन्ड अर्निंग द शेयर विच डी इज गेटिंग फ्रॉम द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ जे, दैट इज 74,000. तो 74,000 रुपए की मैं यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग दिखा रहा हूँ, और इसके साथ साथ मुझे दिखाना चाहिए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अंडर इक्विटी ओनली। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी मैंने कैलकुलेट किया था। मैंने बताया ना आपको, बस कैलकुलेशन में समय लगेगा, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटे। मैं रिपोर्टिंग डेट में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट देख रहा हूँ, नॉट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। सो आई शुड राइट ऑन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एज ऑन रिपोर्टिंग डेट, दैट इज 13,500. तो मैंने 13,500 ये भी दिखा दिया। नॉन करंट लायबिलिटीज है ही नहीं,
कितनी खुशी की बात है। करंट लायबिलिटीज में बेटे 1,35,000 एक है और 47,000 एक है, 7 और 5 12, हासिल 1, 4 और 1 5 और 3 8 और 1,82,000 टोटल करना है बेटे। एक बच्चा कहता है सर आप ही कर दो, बेटे मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो करूँगा ही, मुझे तो प्यार है ना, मेरे को समझाना है ना, आप भले आराम से बैठ जाएं। 1,82,000 प्लस 13,500 प्लस 74,000 74,000 प्लस 35,000 प्लस 65,000, ये आ गया बेटे 3,69,500। यही था, यही था। तो बेटे मैंने 5 इलस्ट्रेशंस इकट्ठी कर दी क्योंकि आपको लॉजिक समझ आ गया, आपको कंसेप्ट समझ आ गया। अब धीरे धीरे आप देखना यही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। 90% यही करना है, बस 1-2 चीजें छोटी मोटी ध्यान रखनी है, वो मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। क्वेश्चन कंप्लीट है बेटे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, लेक्चर 8 को करने से पहले 7 लेक्चर अगर आपने सिंसियरली नहीं किया तो प्लीज डू इट, क्योंकि अब हमारी थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक है। और कुछ बातें ऐसी है जो मैं अब धीरे धीरे बताना बंद कर दूंगा। 10 बार तो डिस्कस कर लिया, दोबारा क्या बताऊं, है ना। तो आपको एक तो ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेना है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1, है ना, 1 करके आना है। ये क्वेश्चन एक 1 पढ़ लीजिए और इसको कर लीजिए। मैं पहले ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग 1 करूंगा और फिर आगे चलेंगे। मैं प्रैक्टिस ही करने वाली है, प्रैक्टिस के थ्रू ही कंसेप्ट बताऊंगा और क्या, बाकी तो 90% मैं बता ही चुका हूँ। हाँ, 1-2 चीजें नई हैं, देखेंगे धीरे धीरे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।